विश्व भारती यूनिवर्सिटी के संबोधन में बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम, पुरानी बेड़ियों को तोड़ेगी नई शिक्षा नीति। आतंक फैलाने वालों में हाईली स्किल्ड लोग भी शामिल। दिशा रवि केस में मीडिया ट्रायल रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा फ्री स्पीच में संतुलन जरूरी। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, घायल 2 पुलिसकर्मी शहीद। तो वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने किया नमन। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन के आगाज से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुक लेते हैं। सीधी तस्वीर आपको ले चलते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। गन्ना ले रहे वे और पैसा देंगे ये। तो सरकार ने तो कहा था कि हम लोग पैसा दे रहे हैं कंपनीज को, जो लॉकडाउन में जो अफेक्टेड कंपनीज हुई हैं उनको पैसा दिया जा रहा है। यहाँ तो भुगतान तो है नहीं भाई किसी का। सरकार भी बन रही है, मिल वाले भी बन रहे, किसान मार लिया इन्होंने। गर्मियां शुरू हो गई, आंदोलन जारी है बिल्कुल। पंखे भी शुरू हो गए, कूलर भी शुरू होंगे, एसी भी लगेंगे। दिल्ली सरकार पहले उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली का कनेक्शन मांगेंगे, फिर दिल्ली सरकार से मांगेंगे, नहीं देंगे तो जनरेटर लगेंगे, घर नहीं जाएंगे। आंदोलन की रूपरेखा तो मुझे लग रहा है कि आगे बनेगी। पूरी दिक्कत कुछ नहीं है। 2.5 घंटे के कोल पे आदमी है, तेल भरवा के बता रहे सबको, तेल भरवा के खड़ा रखो ट्रैक्टर। अपना हड़पाते का ध्यान रखो। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर, आपको बता दें कि हैकाथॉन को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत दोनों ही युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे देशों ने युवाओं पर भरोसा जताया, इसी कारण आज वो नई तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हैकाथॉन में नई तकनीक के दम पर कई समस्याओं का हल मिल रहा है। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, युवाओं की शक्ति को सभी को समझना होगा, क्योंकि युवा जो रिस्क लेते हैं उससे काफी आसानी होती है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों के युवा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नए रास्ते पर ले जा सकते हैं और कोरोना के बाद की दुनिया को नई राह दिखा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस हैकाथॉन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के इनोवेटिव सॉल्यूशन को देखा है और ये आपको बता दें कि हमारे देशों को सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशन लेने के लिए प्रेरित करेंगे। अब हमें इन विचारों को स्केल और इंक्यूबेट करने के तरीके भी तलाशने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा हमारी कई समस्याओं को हल करने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। To new ideas and innovations and the ability to take risk. The energy and enthusiasm of youthful participants is a symbol of the forward-looking partnership between India and Australia. I have full confidence in the energy, creativity and out-of-box thinking of our youth. They can offer sustainable, holistic solution to not just our two countries, but to the whole world. चलते हैं लाइव तस्वीर पर, जहां पूर्व सीएम अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं? ये जो मुनाफा हो रहा है डीजल पेट्रोल से, जो लगातार टैक्स बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है, कहने को वो कहेंगे कि कंपनियां हैं,
लेकिन आखिरकार खजाना तो सरकार के पास जमा हो रहा है, हमारे किसानों को मिल नहीं रहा। धान 900 और 1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के साथ सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो? हर चीज बेची जा रही है। और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें? और फिर दिल्ली की सरकार कहती थी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना लेंगे, उन्हीं की नकल करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार बोलने लगी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बजट पेश होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि आखिरकार ये जो सपना दिखाया था उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने को बजट के माध्यम से कितना पूरा कर रहे हैं। और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हों, गरीब हों, मजदूर हों, नौजवान हों, मुसलमान भाई हों, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है, जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ, बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ, आज 3 बहनें जो दो तो जिनकी जान चली गई, एक बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम ममता पर हमला करते हुए कहा कि वो खुद मैदान छोड़कर भाग रही है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। अब खुद तो मैदान छोड़ के भाग गई हैं ममता दीदी। अब भतीजे, भाई, पता नहीं कौन रिश्तेदार उनको छोड़ दिया है। तो अब जब इतना डर है कि खुद मैदान छोड़ करके और मैदान में जो है वो उन लोगों को झोंक दिया है शहीद होने के लिए, तो हम उसका इलाज तो हो नहीं सकता। राजनीतिक रूप से अगर शहादत देनी है तो जो है वो खुद सामने आए ना, तब उसके बाद। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। दरअसल पतंजलि का ये दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। आपको बता दें नई दवा का नाम भी कोरोनिल ही है। और इस दौरान साथ ये भी कहा कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। साथ ही कहा कि नई कोरोनिल दवा सर्टिफाइड है। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा को लॉन्च किया है। इसी दौरान पतंजलि का यह दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। नई दवा का नाम भी कोरोनिल ही है। आपको बता दें इन्होंने साथ ये भी कहा कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। साथ ही कहा कि नई कोरोनिल दवा सर्टिफाइड है। कि कोविड काल में आयुष मंत्रालय ने 140 स्थानों पर भारत में 109 जो है किस्म की स्टडीज की, जिसमें कि 39 स्टडीज जो है उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस पर और 32 स्टडीज जो है उन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर, और साथ में प्री क्लिनिकल वगैरह स्टडीज और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। और सबके मैंने जो रिजल्ट्स देखे तो सब में जो रिजल्ट्स में बहुत ही एनकरेजिंग, हर प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ भी मुझे नज़र आए। और आयुर्वेद का जो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जो योगदान हो सकता है
और अगर कोविड काल के अंदर वो योगदान जो है एक प्रकार से और ज़्यादा एस्टैब्लिश होता है, तो शायद आयुर्वेद को किसी प्रकार के और बड़े सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक दिन है, वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा हो, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, एविडेंस बेस्ड रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पर एक जीवन पद्धति के साथ एक चिकित्सा पद्धति, एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च एंड एक्सपीरियंस पर बेस्ड हमारी ये जो सनातन पद्धति थी, उसको एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते दिनों 3 लड़कियां खेतों में मिली थी और इनमें से 2 मृत थी जबकि 1 जिंदा थी। इस मामले के बाद से ही यूपी की कानूनी व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लगातार हो रहे विवाद के बीच यूपी पुलिस ने इस मामले में मर्डर का केस दर्ज कर लिया है। इस कड़ी में बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। उन्नाव की घटना बहुत ही दुखदायी है और उसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। बहनों पर जो अत्याचार हुआ है उससे हमें बहुत पीड़ा पहुंची है। पूरी घटना के लिए उच्च अधिकारियों को पर्दाफाश करने के लिए हमने तुरंत कहा है 24 घंटे में पर्दाफाश होगा। बच्ची एक जो जीवित है उसको अच्छा इलाज मिले और वो शीघ्र स्वस्थ हो, सबसे बड़ी चिंता हमारी ये है। और जो भी अपराधी हैं, दोषी, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। तफ्तीश चल रही है और शीघ्र ही परिणाम आपके सामने आएंगे और जो भी दोषी होगा, कितनी पहुंच का होगा, हम कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाएंगे और इसकी पैरवी हम खुद करेंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सज़ा दिलाएंगे। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस अधिकारियों से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि जहाँ भी ऐसी सुनसान वाली जगह हैं जहाँ अपराधी तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, वहाँ पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और लगातार निगरानी रखी जाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो इस घटना अखिलेश यादव सभी ने ट्वीट करके, दरअसल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सरकार के खिलाफ चुनाव हारी हैं, वो इन के कारण किसी भी आपराधिक घटना को पॉलिटिकलाइज करना चाहती हैं। उनको लगता है इससे उन्हें माइलेज मिलेगा, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपराधिक घटनाएं समाज में एक चिंता का कारण है। विकृत मानसिकता के लोग इस ढंग से की घटनाएं करते हैं और उनको ये चिंता करनी चाहिए कि दोषियों को कड़ी उन्नाव की घटना को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार बीजेपी पर हमला बोल रही है और दिल्ली से कांग्रेस नेता अलका लंबा ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। कांग्रेस नेता ने साथ ये भी कहा कि बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह ही गया है और महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती है और बीजेपी महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता का उदाहरण पेश कर रही है। साथ ही उन्नाव की घटना का जिक्र करते मांग की है कि पीड़िता की एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जाए ताकि उसे अच्छे से हो सके और अपराधों तक जल्द पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि बुधवार को उन्नाव जिले में 2 नाबालिग दलित लड़कियों का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया था, जबकि तीसरी लड़की का इलाज अभी भी कानपुर के हैलेट अस्पताल में चल रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये मामला जहर खाने से का नहीं लग रहा था और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हो गई है। वहीं मामले की जांच आला अधिकारी कर रहे हैं। उन्नाव की घटना को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार बीजेपी पर हमला बोल रही है और दिल्ली से कांग्रेस नेता अलका लंबा ने कहा
तो आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार है बीजेपी पर हमला बोल रही है, निशाना साध रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यानी कि दिल्ली से कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है। तो रुक करते अगली खबर का। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां कांग्रेस नेता और बिल्डर सचिन चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि प्लाट दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला वीना देवी ने 3 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है और एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर पुलिस ने धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं देश भर में आज लोग मराठा साम्राज्य के संस्थापक बहादुर योद्धा छत्रपति शिवाजी को उनकी 391वीं जयंती पर याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी को भारत के सबसे उन्नतशील और विवेकशील शासकों में गिना जाता है और आज ही के दिन 1630 में उनका जन्म प्रतिष्ठित शिवनेरी किले में हुआ था। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में उनकी जयंती को पारंपरिक तरीके से शिव जयंती के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने अन्य नेताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि मां भारती के अमर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर शत नमन। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और इस मौके पर राज्य उत्सव मनाया जा रहा है। और इस मौके पर आपको बता दें कि गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान सीएम सावंत ने देशवासियों को शिवाजी महाराज की जयंती पर बधाई भी दी है। शिवाजी महाराज इनकी जयंती पर गोवा राज्य सरकार की तरफ से हम इस राज्य उत्सव मना रहे हैं और उत्सव मनाते हुए हर साल हम इस फमागुड़ी के शिवाजी महाराज के फोर्ट पे शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए मैं, मेरे साथ में हमारे कल्चरल मिनिस्टर श्री गोविंद गावड़े, यहाँ के काउंसिलर, सभी शिव प्रेमी इकट्ठा हुए हैं। और ये उत्साह के प्रति ये उत्सव हम पूरे राज्य में सभी जगह, सभी तालुका में हर एक मनाते हैं। और जिस तरह से मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में शिव जयंती मनाई जाते हैं, उसी तरह से उसी उत्साह के साथ संस्थापक हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती इस राज्य में भी मनाई जा रही है। इस उत्सव का महत्व हम हर वक्त आगे आने वाली पीढ़ी को शिवाजी महाराज के प्रति
प्रेम, शिवाजी महाराज के प्रति आदर और इन्होंने हिंदवी स्वराज्य के जिस प्रति संरक्षण किया, वही इतिहास आगे बताने के लिए ये उत्सव हर साल इससे ही ज़्यादा उत्सव में मनाया जाएगा। इसलिए मैं पूरे भारतवासियों को और गोमंतक के सभी लोगों को शिव जयंती की तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सतीश शर्मा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत अन्य कई बड़े नेताओं ने सतीश शर्मा को श्रद्धांजलि दी है। गांधी परिवार के करीबी रहे कैप्टन सतीश शर्मा की अंतिम यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सतीश शर्मा के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया है। कैप्टन सतीश शर्मा का निधन 17 फरवरी को गोवा में हुआ था और वो 73 साल के थे। तो वहीं आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मामले पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक प्रेस को वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ हुई। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मामले पर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। पुलिस को डिफेंस का और यहाँ का बता दीजिए क्योंकि वहाँ तो बड़ा शोर था। ठीक, मैं बता रहा हूँ। कल रात में पुलिस को 2 खबर मिला था कि शोपियान में जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया। जब हमारे सर्च पार्टी को पता चला कि मिलिटेंट ने तीनों टेररिस्ट ने घर वाले को, जिसमें एक बच्ची भी लड़की थी, उसको भी हॉस्टेज बना लिया। फिर ऑपरेशन को हम लोग रोक दिए 3 घंटा के लिए और पूरा प्रयास किए गांव वाले की मदद से। तीनों को अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे घर से निकाल लिए। जब तीनों को निकाल लिया गया सिविलियन को, उसके बाद फिर इनकाउंटर रिज्यूम हो गया। उस दरमियान में गाँव वाले से हम लोग मदद किए कि इसको सरेंडर करने के लिए। सरेंडर करने को बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फायरिंग शुरू हो गया और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक रखते हैं। 3 मारा गया, जिसमें तो AK-47। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन में विष्णुगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की मुख्य टनल से अब तक 13 शव मिल चुके हैं। आपको बता दें कि एक शव रेणी इलाके में मिला है। आपदा में लापता लोगों में से 62 शव और 28 मानव अंग बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से 34 शवों की पहचान हो चुकी है। आपदा आने से पहले टनल के भीतर काम करने गए व्यक्तियों के परिजन रेस्क्यू में बार बार बाधा आने से खफा है। और आपको बता दें कि वहीं एक बार फिर से टनल में रेस्क्यू की ऑपरेशन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 10 में आज सुबह एक निजी कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के मुताबिक आग के कारण कोई जान हानि नहीं हुई है। ये 98 में एक फ्लेक्सी बोर्ड इत्यादि बनाने की कंपनी थी। इसी में सुबह लगभग 9 बजे आग की सूचना प्राप्त हुई थी। हमारी 3 गाड़ियां मौके पर आई और आग को पूरी तरह से बुझा लिया। तो फिलहाल क्या स्थिति है अभी? आग पूरी तरह से बुझा ली गई है और इसी के बगल में एक ग्राहक सेवा केंद्र करके था, उनके भी कुछ कंप्यूटर इत्यादि इसमें डैमेज हुए हैं हीट से और आग को किसी ग्राउंड फ्लोर पर ही सीमित कर लिया गया। लगभग कितना नुकसान हुआ है? नुकसान का आकलन अभी नहीं हुआ है और जैसे ही खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।